हाँ, तो प्रीवियस क्लास में मैं बता रहा था कि अर्थक्वेक से रिलेटेड, फूड पैकेट से रिलेटेड है ना। तो ये पार्ट 2 शुरू करते हैं। वो जस्ट एक एग्जांपल था। और होता क्या है कि जो मॉडल होते हैं कभी परफेक्ट नहीं हो पाते, है ना। कोई ना कोई कमी हो जाती है उसमें, और या तो उससे भी बेटर बन सकते हैं। तो उसी में से एक मॉडल जो है, पहले तो हम देखो, यहाँ पे थे हम पहले, है ना। तो इन सच केसेस द सॉल्यूशन कुड बी ऑफ मार्क, यानी एक्चुअल आंसर से ऊपर नीचे हो सकता है। तो वी रिकन्सिडर द एजम्पशन मेड इन स्टेप 1 एंड रिविजिट देम फॉर मोर रियलिस्टिक, पॉसिबली बाय इंक्लूडिंग सम फैक्टर्स, है ना, जो कि कंसीडर पहले नहीं करे गए थे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडलिंग भी दे रखी है, पहले मैं ऊपर से पढ़ लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस इन स्टेप 3 वी हैड ऑब्टेन्ड एन एस्टीमेट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फिशेज, है ना। तो हमने पहले तो क्या करा, एस्टीमेट निकाल दे कितनी फिशेज होंगी। इट मे नॉट बी एक्चुअल नंबर, है ना। वी नेक्स्ट सी वेदर दिस इज़ अ गुड एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन बाय रिपीटिंग स्टेप 2 एंड स्टेप 3 फ्यूअर टाइम्स। तो स्टेप 2 और 3 तब तक चलता रहेगा जब तक हमें अजम्पशन जो है वो एकदम ठीक नहीं लगी, मतलब नंबर इसके अराउंड आ रहा है। मतलब हमने सेम एक्सपेरिमेंट बार बार करा, कभी 200 फिश आ रही है, कभी 400 आ रही है, कभी 405 आ रही है, कभी 420 आ रही है, यानी 400 के अराउंड था, 200 वाला गलत था, है ना, ऐसा करके। दिस वुड गिव अ क्लोजर एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन। तो अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो इस तरीके से है। मैथमेटिकल मॉडल को एक तरह से समझने का ये दूसरा तरीका है कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। पहले क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे मैथमेटिकली उस प्रॉब्लम को। सेकेंड थिंग है सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, ये स्टेप्स हैं, ठीक है। थर्ड थिंग है द इंटरप्रेट द सॉल्यूशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। आप सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है डज द सॉल्यूशन कैप्चर द रियल लाइफ सिचुएशन। तो क्या ये सॉल्यूशन रियल लाइफ में सिचुएशन में वैलिड है। हाँ तो फिर मॉडल एकदम सही है। नहीं तो चेंज द एजम्पशन, एजम्पशंस को चेंज करो, फिर से डिस्क्राइब करो प्रॉब्लम को, ठीक है। एजम्पशन चेंज किस किस तरीके से हो सकती है कि फ़िश की पॉपुलेशन है वो कुछ समय से कम हो गई है, यानी कुछ फिशेस मर गई हैं ड्यू टू पॉल्यूशन और सम अदर फैक्टर्स। तो ये एजम्पशन लेके करना पड़ेगा अलग से। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि ये मैथमेटिकल मॉडलिंग में होती हैं। मॉडलर्स लुक फॉर अ बैलेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड एक्यूरेसी, ठीक है। चीज़ों को सिंप्लीफाई करना और एक्यूरेट रखना, ये मॉडलर का काम होता है। They hope to approximate really close enough to make some progress. The best outcome is to able to predict what will happen or estimate the outcome with reasonable accuracy, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना है इनको बहुत छोटे मोटे लोग होते हैं, ये बहुत बड़े लोग होते हैं, ठीक है। ये जो है इनके इशारों पे चलता है, मान लो सब कुछ। अगर इनकी एक्यूरेसी सही निकली तो, और एक बार निकल गई तो फिर डेफिनेटली जो कंपनीज वगैरह होती हैं ऐसे लोगों को हायर करती हैं जो कंपनीज़ के आगे आने वाले स्टैट्स को बता दे कि हमारी कंपनी में कहाँ पे क्या करें कि पैसा कहाँ पे सेट करें कि हमारी कंपनी ग्रोथ हो जाए, किससे डील करें कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्मॉल स्केल पे हैं, मगर बड़े स्केल पे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है इसका, है ना। सो देर आर नो परफेक्ट मॉडल, जैसे कि मैं आपको बताया था, और हर बार नया मॉडल आने वाला होता है। तो एक्सरसाइज A1.2 जो है उसको एक बार ट्राई करना तुम, ठीक है। हम अच्छे क्वेश्चन एक ही था बेचारा, एक ही क्वेश्चन था, है ना। इसको पढ़ना जैसे अभी हमने फिशेज़ वाली कंडीशन देखी थी वैसे ही क्वेश्चन है ये। सम इलस्ट्रेशंस पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन यानी एग्जांपल्स। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल 1 है रोलिंग ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है। डाई के पेयर को, दो डाइस को एक साथ फेंका जा रहा है। सपोज योर टीचर challenges you to the following guessing game. She would throw a pair of dice. Before that, you need to guess the sum of the numbers that shown up on the dice. For every correct answer, you get points, and for every wrong answer, you lose 2 points. तो which number would be the best guess, ठीक है। तो देखो टीचर बोलते हैं कि मैं 2 डाइस उछालूँगी, अगर जो नंबर मैंने तुम्हें दिया बेटा अगर वो उतना ही आ गया तो तुम जीत गए, नहीं आया तो फिर हार गए, ठीक है।
तो अब हमें ऐसा कोई नंबर सोचना है जो आ सके आसानी से, ठीक है, अक्सर आ जाए। स्टेप 1 आते कंसीडर द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को, सॉरी, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम को समझो। ठीक, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं आने के। देख रहे हो कितनी छोटी सी प्रॉब्लम में कितना सोचना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए सोचना पड़ रहा है, देखो ये जो लोग ऐसे चीज़ें खेलते हैं कसिनो वगैरह में, है ना, जहाँ पे डाइस को उछालने का काम होता है, या फिर ऐसे लूडो जैसे तुम खेलते हो, क्या चांसेस है ना, वो तो चलो रैंडम होता है, एक डाइस होती है। तो देखो फिलहाल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन करते हैं स्टेप 2 में। तो इन मैथमेटिकल टर्म्स द प्रॉब्लम ट्रांसलेट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वेरियस पॉसिबल सम ऑफ नंबर्स दैट द डाइस कुड शो। ठीक है, तो मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या क्या नंबर्स एक डाइस दिखा सकती है। तो ये सारे वो नंबर्स हैं। द फर्स्ट नंबर इन ईच पेयर रिप्रेजेंट द नंबर शोन इन द फर्स्ट डाई, एंड सेकंड जो है वो सेकंड डाई में है। ठीक है, अब हमने मैथमेटिकली भी इसको क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। पहले हमने क्या करा, प्रॉब्लम को समझा, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करा। अब तीसरा आते सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो समिंग द नंबर इन ईच पेयर अबव वी फाइंड दैट पॉसिबल सम्स आर। जब हमने सम करके देखा तो पता लगा कि 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, है ना, इतने सारे सम हो रहे थे। यानी कभी ना, मतलब 2 से लेके 12 तक सारे सम हो रहे थे। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑफ देम। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सम है, अगर 2 आ रहे तो प्रोबेबिलिटी है 1/36। कैसे निकाली, करके देख लो। एक और एक, मतलब दोनों डाइस से एक आए तब जाके ही 2 आ सकता है ना, 2 0 तो आ नहीं सकता डाइस में। तो प्रोबेबिलिटी 3 आने की 2/36 है। ऑन द सेम मैनर 6 आने की 5/36 है। 7 आने की 6/36 है ना। तो अभी तक सबसे ज़्यादा 6/36 है ये प्रोबेबिलिटी। उसके बाद कम होना शुरू हो गई है। तो ऑब्जर्व द चांस ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 इज़ 1/6, है ना, या 6/36, विच इज़ लार्जर देन द चांस ऑफ गेटिंग अदर नंबर एज सम। देखो कितना बढ़िया है ना, मतलब तुम्हें पता चल गया कि सम आ क्या सकता है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो है वो 7 आने की है। सम 3 4 से आ जाएगा, 2 5 से आ जाएगा, 6 1 से आ जाएगा, है ना। फोर्थ है इंटरप्रेटिंग द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। तो इंटरप्रेट कैसे करा, सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम 7 इज़ हाईएस्ट, तो हमें रिपीटेडली गेस करना है नंबर 7 को। वैलिडिटी देख लेते हैं। टॉस अ पेयर ऑफ डाइस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड प्रिपेयर अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कंपेयर करो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को कॉरस्पॉन्डिंग टेबल से, जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई उससे। अगर ये क्लोज नहीं है तो डाइस आर बायस्ड। देन ऐसा हो सकता है डाइस में कमी हो, है ना, या शकुनी वाली चाल हो। देन वी कुड ऑब्टेन डेटा बाय इवेलुएटिंग द नंबर टुवर्ड विच द बायसेस। तो हमारे पास एक और तरीका है कि जो डाइस बार बार ला रही है ना, जो चाल चल रखी है उस डाइस के साथ, उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी बनाए हम। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल यू मे नीड सम बैकग्राउंड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में थोड़ा पहले से ही आपको कुछ नॉलेज चाहिए। जानते हैं क्या, नॉट हैविंग द मनी यू वॉन्ट व्हेन यू नीड इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर मैनी पीपल। पैसा तब नहीं होता जब ज़रूरत होती है उसकी, है ना, हर कोई बोलता है ऐसे। वेदर इट इज़ हैविंग इनफ मनी फॉर बाइंग एसेंशियल फॉर डेली लिविंग और फॉर बाइंग कम्फर्ट्स। ठीक है, इतना पैसा कि जो रहने के लिए, जीने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें खरीदना, ये कंफर्टेबल चीज़ें खरीदने के लिए ना, आर ऑलवेज रिक्वायर्ड मनी, हर जगह पैसा चाहिए। तो टू इनेबल द कस्टमर विद लिमिटेड फंड्स टू परचेज गुड लाइक स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी वगैरह, एक स्कीम हुई, इंस्टॉलमेंट स्कीम इज़ इंट्रोड्यूस बाय ट्रेडर्स। तो लोग खरीद सकें स्कूटर, फ्रिज, टीवी वगैरह, तो एक इंस्टॉलमेंट स्कीम बनाई गई। तो सम टाइम अ ट्रेडर इंट्रोड्यूस इंस्टॉलमेंट स्कीम एज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू एल्योर कस्टमर्स टू परचेज दीज आर्टिकल्स। ठीक है, चीज़ों को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ऐसी स्कीम का। तो अंडर द इंस्टॉलमेंट स्कीम द कस्टमर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक फुल पेमेंट ऑफ द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो आर्टिकल बनाने के टाइम पे उनको सारे पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ही शी इज़ अलाउड टू पे अ पार्ट, है ना, ऐसे बोलते हैं कि तो इतने पैसे आप दे दो, किस्तों में पैसे जमा कर देना, एंड रेस्ट कैन बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, है ना। इंस्टॉलमेंट को हिंदी में किस्तें बोलते हैं।
विच कुड बी मंथली, क्वार्टरली या साल के हिसाब से। अब कितना बड़ी चीज़ खरीदे, कोई गाड़ी वाड़ी खरीदे तो उस हिसाब से, है ना। ऑफ कोर्स द बायर हैव टू पे मोर इन द इंस्टॉलमेंट प्लान बिकॉज द सेलर इज़ गोइंग टू चार्ज सम इंटरेस्ट। तो होगा क्या, जब इंस्टॉलमेंट में देते हैं ना चीज़ें, तो आपको टाइम मिलता है कि बाकी पैसे आप इतने इतने में दे देना, तो वहाँ पे इंटरेस्ट जनरेट होता है। क्योंकि जितनी देर तक आपके पास आप पैसा नहीं दोगे, उसमें बढ़ जाएगा वो पैसा, है ना। इसको कहते हैं डिफ़र्ड पेमेंट। तो एक तरह से आपको कोई चीज़ इमरजेंसी में चाहिए हो तो कम पैसों में ख़रीद तो लेंगे, मगर आगे जाके आपको चुकाने ही पड़ेंगे सारे पैसे, और शायद उससे ज़्यादा भी। मगर एक देखा जाए तो टाइम इज़ मनी, है ना। इस हिसाब से तो ठीक भी है, अगर आपको चीज़ ज़रूरी चाहिए थी। तो बिफोर वी टेक अ फ्यू एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इंस्टॉलमेंट स्कीम, लेट अस अंडरस्टैंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। तो द कैश प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ द अमाउंट विच अ कस्टमर हैज़ टू पे एज फुल पेमेंट ऑफ द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ परचेज, है ना। आप कोई चीज़ खरीदते हो, आप एक फ्रिज खरीदते हो तो कैश प्राइस दे देते हो, तुरंत एकदम हाथों हाथ पैसे दे देते हो। तो कैश डाउन पेमेंट इज़ द अमाउंट विच अ कस्टमर हैज़ टू पे एज पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द टाइम ऑफ परचेज। एक होता है कैश प्राइस, जो मैंने आपको बता दिया, जो सारे पैसे तुरंत दे देने हैं, है ना। दूसरा होता है कैश डाउन पेमेंट। ये होता है, मान लो तुमने फ्रिज ख़रीदा और तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, तो तुमने क्या करा, कैश डाउन पेमेंट कर दी 10,000 की, बाकी पैसे जो हैं इंस्टॉलमेंट में मिल जाएंगे, ठीक है, किस्तों में मिल जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो रिमार्क है, इफ़ द इंस्टॉलमेंट स्कीम इज़ सच दैट द रिमेनिंग पेमेंट इज़ completely made within 1 year of the purchase of article, then simple interest is charged on the deferred payment। ठीक है, डिफ़र्ड पेमेंट, जो इस तरह से पेमेंट दी गई हो, जिस इंस्टॉलमेंट से पेमेंट दी गई हो। तो बोल रहे हैं कि अगर तुमने कोई चीज़ खरीदी, ऐसा नहीं है कि अब 10 साल बाद पैसे दे रहे हो, नहीं, 1 साल के अंदर अंदर देने होंगे, है ना। इन द पास्ट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी वॉज ऑफन कंसिडर्ड ईवल। तो पहले के टाइम पे क्या था, ये चीज़ें बहुत ही बुरी मानी जाती थी कि तुम उधारी के पैसे पे और पैसे चढ़ा रहे हो, है ना। मतलब मैंने अपने दोस्त से 10,000 रुपये लिए, 1 साल बाद दूंगा, तो वो मुझसे 10,500 रुपये मांग रहा है, या 12,000 रुपये मांग रहा है, ठीक है, इतने रुपए इंटरेस्ट के चढ़ गए। तो ऐसा भी होता है इंटरेस्ट, मगर इसको ईवल समझा जाता था पहले के टाइम पे। वन वे पीपल गॉट अराउंड द लॉ अगेंस्ट पेइंग इंटरेस्ट वॉज टू बोरो इन वन करेंसी एंड रीपे इन अनदर, द इंटरेस्ट बीइंग डिस्गाइज्ड इन द एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि एक करेंसी के को लेते थे और दूसरी करेंसी को दे देते थे, है ना, पहले के टाइम पे। लेट अस नाउ कम टू रिलेटेड मैथमेटिकल मॉडलिंग प्रॉब्लम। तो आ जाते हैं अपने असली सवाल पे, जिसके लिए मैंने आपको इतना बैकग्राउंड वगैरह समझाया। तो एग्जांपल 2 कहता है कि जूही वांट टू बाय अ बाईसाइकिल। ठीक है, अब जूही जो है एक साइकिल खरीदना चाहती है। शी गॉट टू द मार्केट एंड फाइंड दैट द बाईसाइकिल शी लाइक्स इज़ अवेलेबल एट 1800 रुपये में। ठीक है, तो पुरानी बात होगी, है ना, इतने में नहीं आती है मनपसंद साइकिल। तो 1800 रुपये में साइकिल मिल रही थी, तो जूही के पास 600 रुपये थे बस। तो शी tells that shopkeeper that she would not be able to buy it. Shopkeeper after a bit of calculation make the following offer। तो शॉपकीपर ने, उसको तो बेचने का मतलब है, तो उसने एक ऑफ़र रखा, बोला कि she could take the bicycle by making the payment of 600 कैश डाउन 600 दे दो आप हमें, बाकी के पैसे आप मंथली इंस्टॉलमेंट में दे दो, मेड इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 610, है ना। जूही हैज़ 2 ऑप्शन, वन इज़ टू गो for installment scheme or to make cash payment by taking loan from a bank which is available at the rate of 10% per annum simple interest। which option is more economical here। यानी बात हो रही है पैसों की। ठीक है, हम क्या करते हैं, जनरली लोन लेते हैं कि लोन हमें इतने का दे दो, लोन लेके चीज़ें काम सॉर्ट आउट होके, उसमें भी वही पड़ता है ना। लोन में क्या होता है, बैंक को इंटरेस्ट जाता है, यहाँ पे दुकानदार को जाएगा। तो दुकानदार क्या करते हैं, जर्नली आम इंसान में लोग बैंक के चक्कर ना काटें, इसलिए दुकानदार कम कर देते हैं कि पैसा हमें ही मिले, है ना, इंटरेस्ट कम रखते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट जूही नीड टू डिटरमाइन
इफ़ वेदर शी शुड टेक द ऑफर मेड बाय द शॉपकीपर और नॉट। ठीक है, जो शॉपकीपर ने ऑफर दिया है वो लेना है कि नहीं। फॉर दिस शी शुड नो द 2 रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। उसको 2 रेट चाहिए होंगे इंटरेस्ट की, वन चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम एंड अदर चार्ज बाय बैंक। ठीक है, जो स्कीम शॉपकीपर ने बताई है, दूसरा बैंक की स्कीम। तो मैथमेटिकली डिस्क्रिप्शन देता हूँ। इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द स्कीम शी नीड टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट दैट द शॉपकीपर इज चार्जिंग इन कंपैरिजन टू बैंक, है ना। तो बैंक और शॉपकीपर में रिलेशन निकालना है। हमें पता है कि बाईसाइकिल का प्राइस जो है वो 1800 रुपये 1800 रुपीज़ है। ऑल्सो कैश डाउन पेमेंट जो है वो 600 रुपये की हो रही है। सो द बैलेंस प्राइस दैट नीड टू बी पेड इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम इज़ 1200 रुपये, है ना, 1200 रुपीज़। तो मान लेते हैं 8% पर एनम विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय शॉपकीपर। शॉपकीपर को 8% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, 610 रुपये, यानी इंस्टॉलमेंट देनी है 610 रुपये की। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग मनी कुड बी मेड इन 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 610 रुपये 610 रुपये, है 610 रुपये की 2 मंथली इंस्टॉलमेंट कर दो मेरे को। तो ये तो 1220 रुपये हो गए, है ना, यानी 20 रुपये का वो इंटरेस्ट ले रहा है, 20 रुपये ज़्यादा मांग रहा है। सिंस जूही कीप अ सम ऑफ 12,000 फॉर 1 मंथ, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट मंथ कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ द सेकेंड मंथ, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मंथ तो 1200 रहेगा, सेकेंड मंथ जो हो जाएगा 1200 माइनस 610 दैट इज़ 590। बैलेंस ऑफ द सेकेंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चार्ज यानी 20 रुपये पड़े इज इक्वल्स टू मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 610 जो हो गई वो हमारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गई। सो द टोटल प्राइस फॉर 1 मंथ कितने हो जाएंगे, 1200 में 590 जोड़ दो, ये 1 महीने का हो गया, यानी 1790 रुपये। तो इंटरेस्ट कितने का आ गया, 1790 इंटू आर, ये क्या होता है, PRT डिवाइड 100, है ना। यहाँ पे 12 से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि मंथली बात हो रही है, यहाँ ईयरली बात नहीं हो रही, है ना। टाइम जो है हमने यहाँ पे मंथली देखा है, तो 1/12 होगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, 1790 कैसे पहुँचे हम। ठीक है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे जो जनरेट हुआ वो हुआ 13.14%। ये तो ज़्यादा हो गया भाई। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम इज़ 13.14% और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का तो कम था। तो शी शुड प्रेफर टू बोरो द मनी फ्रॉम द बैंक टू बाय द बाईसाइकिल विच इज़ मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, तो बैंक से सस्ते में पड़ेगा। समझ में आया कि किस तरह से हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड है। अच्छा, अगर तुम्हें नहीं आया ना ऊपर वाला ये 790 वाला, मैं बताता हूँ, देखो दोबारा सुनो। हुआ क्या था कि इतना समझ में आ गया, 600 रुपये डाउन पे कैश डाउन था, है ना, और बैलेंस बचा हमारा 1200 रुपये का। तो 8% हमने ले लिया इंटरेस्ट कि शॉपकीपर को देना है। तो अब बाकी की इंस्टॉलमेंट में 610 मांग रहा है वो 2 बार, यानी 2 महीने में 610 मांग रहा है, 610 2 बार मांग रहा है, तो 1220 रुपये मांग रहा है। और इसका मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा है। इतना समझ में आता है। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट मंथ है, प्रिंसिपल क्या होता है, यानी टोटल अमाउंट। पहले महीने पे 1200, दूसरे महीने पे 590, 1200 में से 610 गए, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल, जो बचे बैलेंस आया जो 590 आया, उसमें इंटरेस्ट लगा दिया 20 रुपये का। ये हो गई हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी 610 रुपये। सो द प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, तो 1 महीने का प्रिंसिपल कितना हो गया, 1200 में 590 जोड़ दो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 790, यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे तो समझ में आता ही है कि बैंक से लेना सही रहेगा। तो ये दुकानदार वाले घपला कर रहे थे। वैसे इतनी गणित कौन लगाता है ना, तो लोग फंस जाते हैं दुकानदार के जाल में और ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं। तो वैसे तो मैं तो कहूँगा कि कभी मत करना ये काम, है ना। हमेशा अपनी औकात की चीज़ें खरीदना जब तक ज़रूरी ना हो। क्योंकि साइकिल का शौक़ जो होता है एक टाइम पे ही, साइकिल को छोड़ो जो भी चीज़ें तुम लोगे, है ना,
एक्सरसाइज A2.2 जो है तुम करके देखना, ऐसे ही और मज़ेदार क्वेश्चन है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा मतलब ख़त्म हो गया चैप्टर। वाई इज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग इंपॉर्टेंट, ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो हमने एग्जांपल देखे, मैथमेटिकल मॉडलिंग इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब होता है कि एक चीज़ पे नहीं होता, सिर्फ मैथ्स की बात नहीं है, ये ज़िंदगी में काम आता है, ठीक है। साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर जगह काम आता है। और मैथमेटिशियन एंड स्पेशलिस्ट ऑफ अदर फील्ड जो हैं वो इस नॉलेज को expertise to improve existing products, develop better ones and predict the behavior of certain product, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट्स के बिहेवियर को देखते हैं। और ऑफ कोर्स मैनी स्पेसिफिक रीजंस फॉर इम्पॉर्टेंट ऑफ मॉडलिंग टू गेन अंडरस्टैंडिंग, है ना। चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, प्रिडिक्ट कर पाएंगे, फॉरकास्ट कर पाएंगे। मैं एग्जांपल पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाले में तो एग्जांपल नहीं, सेकंड में इज़ इन वेदर प्रिडिक्शन, स्टडी ड्रग एफिशिएंसी, है ना, कि दवाई का कैसा असर हो रहा है, ऑप्टिमम न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉरकास्टिंग, मार्केटिंग, स्कूल बोर्ड। मोस्ट ऑफन फॉरकास्टर्स आर यूज टू यूज़ द पास्ट डेटा फॉर टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, है ना। यही करते हैं कि पहले क्या हुआ था, जब ऐसी नौबत आई थी तो पहले क्या हुआ था, वही हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट करने में लगाते हैं। कितनी बढ़िया चीज़ है। टू एस्टीमेट, चीज़ों का एस्टिमेशन के लिए लगाते हैं, ठीक है। एग्जिट पोल्स और इलेक्शन वगैरह में। एक्सरसाइज A2.3 ट्राई करना, समरी पढ़ लेते हैं, है ना। फिर पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर बोलूँगा। तो इन दिस अपेंडिक्स यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अ मैथमेटिकल मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और रियल लाइफ सिचुएशन, ठीक है। मैथमेटिकली रियल लाइफ सिचुएशन को दर्शाना, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। और मैथमेटिकल मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, अच्छा ये मॉडल होता है सिर्फ, है ना, एक रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिकल डिस्क्राइब करना, इसको कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल। और मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। मॉडल को बनाना, इस प्रोसेस को कहते हैं मॉडलिंग। सॉल्विंग इट एंड यूजिंग इट टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ प्रॉब्लम, है ना। एंड वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन मॉडलिंग आर, क्या क्या स्टेप लगते हैं मॉडलिंग में। अंडरस्टैंड करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और वैलिडेट करते हैं। दोबारा बोलूँगा, समझते हैं, फिर फॉर्मुलेट करते हैं मैथमेटिकली, सॉल्व करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, पॉइंट्स भी काउंट करते रहो अपनी उंगलियों पे, है ना। 4 हो गए, अंडरस्टैंड, फॉर्मुलेट, सॉल्व, इंटरप्रेट, वैलिडेट, 5 हो गए टोटल। डेवलप सम मैथमेटिकल मॉडल्स, है ना, हमने बना के देखे। और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में देखा हमने। फाइनली हमारा पूरी क्लास 10th का जो है हर लाइन हमने पढ़ लिया एक तरह से। मैं बोलूँगा कि अगर तुम मेरे साथ थे मेरी जर्नी में, मतलब हम जब चल रहे थे 10वीं कक्षा को शुरू ही करा था हमने। साइंस तो मैं कब करवा दिया मैंने पहले ही, है ना, साइंस की बुक तो हमने ख़त्म कर दी है। तो हमने आपस में मिल के पूरी क्लास 10th की हर एक लाइन पढ़ी है हमने इस तरह से। अगर आपको याद ना हो या फिर आपको पता ना हो, तो आप पहली बार आ रहे हो तो, है ना। तो देख रहे हो कितना बड़ा माइलस्टोन अचीव कर दिया हमने, कंसिस्टेंसी दिखाई, हमने डेली पढ़ा। तो मैंने क्या करा, आपको एक एक लाइन समझा दी NCERT बुक की क्लास 10th की, ठीक है, साइंस में भी मैथ्स में भी। और हम अभी क्लास 11th पे भी जाएंगे, 12th पे भी जाएंगे, है ना। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे मैं JEE या नीट या ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा, है ना। अंतर क्या होता है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने का तरीका, मुझे लगता है कि जहाँ पे इधर उधर की बातें होती है उससे अच्छा टू द पॉइंट रहें तो बेटर है ना। मैं चीज़ों को यहाँ पे इसलिए लंबे में ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता है आगे कितनी चीज़ें काम आती हैं, है ना। फ़िलहाल मैं बोलूँगा हमने आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत बढ़िया दिन है आज, कि हमने पूरी क्लास 10th की मैथ साइंस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया। अब बाकी तुम पे है, ठीक है, तुम पे है, मतलब प्रैक्टिस। हम आएंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 11th शुरू करने से पहले एक प्लान बनाऊँ मैं बढ़िया से कि 11th में कैसे चलना है, चीज़ों को बोल बोल के ही समझाना है या फिर लिखित में भी लिख के भी बताना है। मगर उससे पहले मैं क्लास 10th के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लगवाऊँ बच्चों के साथ जो आने की प्रोबेबिलिटी या फिर चीज़ों को समझने की क्षमता बढ़ जाए, फिर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन खुद भी कर पाओ।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने एनसीईआरटी समझाया है बस आपको, अभी उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे हम। बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में हमारा मिरर, ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस वगैरह सारा पार्ट जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन मांगता है, ठीक है। तो रिवाइज़ करना साथ साथ, फ़िलहाल के लिए हमने कर दिया अपनी तरफ से, कर सकते थे जो अब एक्स्ट्रा करने चाहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 10th के लिए इतना ही फ़िलहाल, है ना। बढ़ेंगे, कुछ नई क्वेश्चंस करेंगे बाद में। बाय।